तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का 8वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दुर्गा भाई को ढूंढने के लिए निकली थी। मोहल्ले में कई जगह ढूंढकर भी कहीं उसका सुराग नहीं मिला। आनंद राय के घर के पास आकर उसने सोचा एक बार यहाँ चक्कर मार लूं, चाची जी के साथ भेंट भी हो जाएगी। पर राय महाशय के घर में घुसी थी कि बड़ा शोरगुल और बड़े रोने पीटने की आवाज़ उसके कानों में आई। वह तब ठिठक कर दरवाजे के पास ही खड़ी रही। आंगन में एक तरफ खड़ी होकर आनंद राय की बड़ी बहन सखी मालकिन चिल्लाकर मकान सिर पर उठा रही थी। अरे इसके मन में कुछ डर भय थोड़ी है, मैंने बड़े बड़े 30 मार खा देखे पर ऐसी कभी देखने में नहीं आई। बलिहारी है कि यमराज की तरह पति है, नाराज होने पर हड्डी पसली एक कर देता है। ऐसी हालत में कुछ समझ बूझकर चलना तो चाहिए था। और सच तो है, 3 दिन से कह रहा है कि धान को धूप दिखाओ, पर इसके कान में जूं तक ना रहेंगी, जैसे कोई बेकार में बक रहा हो। गृहस्थ घर की बहू है, धान कूटेगी, काम धाम करेगी, सो तो नहीं रात दिन बन ठन कर खतरानी बनकर बैठी रहती है। कहकर सखी मालकिन ने कहीं कहने में कुछ कसर न रह जाए इसलिए बन ठर कर खतरानी बनकर बैठने के संबंध में उनकी क्या धारणा है यह अभिनय के द्वारा स्पष्ट कर दिया। फिर बोली, ऐसा तो ना कभी सुनने में आया और ना देखने में। बरामदे के अंदर से आनंद राय की पतोह नासिका के सुर में रोती हुई बोली, मैं खतरानी बनकर कब बैठी रहती हूँ। कल शाम को मैंने 2 पसेरी मूंग की दाल भूजी, सो दोपहर को खाकर ही उसमें जुट गई। बस जब 5 बजे की गाड़ी जाने की आवाज़ हो रही थी तब भी मैं आग और बालू लेकर बैठी थी। 2 टोकरी दाल भूजना, फिर उसे दलना, और अंधेरा हो गया तभी निपट पाई। अंग अंग पिरा रहा है। रात को तो यह हालत हुई कि मैंने समझा बुखार चढ़ गया, सो कोई इस तरफ देखता भी है। फिर सवेरे सवेरे बिना किसी कसूर के यह मार पड़ी। कौन मैं बैठे बैठे खाती हूँ। इतने में आनंद राय का लड़का गोकुल एक हाथ में पत्ता समेत हरे घास का अगला हिस्सा और दूसरे हाथ में दाव लेकर आया। पत्नी के रोने का अंतिम अंश सुनकर वह गरजते हुए बोला, अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ ना। मालूम होता है कि तुम्हारे और भी भोग भोगने हैं। सवेरे सवेरे मुझे गुस्सा ना दिला। आज 3 दिन से धान को धूप में डालने के लिए कहता आ रहा हूँ। बादल बूंदी के ढंग है, कहीं धान बिगड़ गए तो तुम्हारा कौन सा बाप आकर उन्हें बचा लेगा। फिर साले साल क्या धूप फाकेगी। गोकुल की स्त्री एकाएक रोना कल्पना बंद करके तेजी के साथ बोली, मैं कहे देती हूँ तुम मेरे बाप तक ना जाओ। मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जब तक तुम उनको क्यों घसीटा करते हो। उसकी बात खत्म भी नहीं होने पाई थी कि गोकुल बांस छोड़कर दा हाथ में लिए हुए एक छलांग में बरामदे की सीढ़ियों को पार करते हुए बोला, तो तू नहीं मानेगी ना, तू यही रहेगी, मैं भी यही रहूँगा। जा, तेरे मायके के सारे दुलार आज मैं निकाल करके ही दम लूँगा। घर में खून खच्चर हुआ जा रहा है देखकर घर का हलवाहा आंगन से बोला, भैया जी क्या करते हो, रुको रुको, कहकर वह बरामदे में चढ़ाया। दुर्गा भी दौड़ पड़ी। उधर से सखी मालकिन भी बरामदे में आई और बड़ा शोरगुल मचा। बरामदे के बीच में गोकुल की पत्नी पति के उद्यत आक्रमण के सामने पीछे हटकर वार बचाने के लिए दोनों हाथ उठाकर दीवार से सटी हुई सिकड़ी खड़ी थी। उसकी आंखों में भय झलक रहा था। हलवाई ने पहले ही गोकुल के हाथ से दा लिया, फिर उसे पकड़कर बरामदे से ले जाते हुए बोला, भैया जी तुम क्या करते हो, रुको, उतर आओ। गोकुल की उम्र 30-35 से कम नहीं थी, पर शरीर से वह तगड़ा नहीं था। हलवाई के साथ वह मलेरिया पीड़ित शरीर लेकर हाथापाई करे तो उसकी कमजोरी और भी खुल जाए, यह समझकर उसने कहा, देखो ना, पूरा एक नाद धान है, सो भी बीज का, जो कहीं पानी पाकर अखबार निकल आए तो फिर वह बोने में के काम थोड़ी ही आ सकता है। आज 3 दिन से बराबर कह रहा हूँ, काम तो किया नहीं, उल्टे सीना चोरी करती है, जो मैंने तुम्हारी सारी सिट्टी पिट्टी ना बुला दी। दुर्गा का दम में दम आया, पर इस समय चाची जी के साथ बात कही करने का मौका नहीं था। वह समझकर लगभग चोर की तरह आनंद राय के घर से निकल गई। पांचू बनर्जी के घर के पास चामुन के नीचे एक आदमी लोटा कटोरी की मरम्मत कर रहा था। लकड़ी के कोयले की आग धौकनी से गुनगुना रही थी। मोहल्ले भर की टूटी फूटी कटोरियाँ जमाती। ठिगना घटीला आदमी, उम्र का पता लगाना टेढ़ी खीर, 30 का भी हो सकता है, 50 का भी। गले में 3 लड़ वाली तुलसी की कंठी बांध रखी थी। चेहरे के दाहिने तरफ एक कटा दाग था। हाथ के पहुंचे के पास नसें रस्सी की तरह तनी थी। एक अधमैली धोती पहन रखी थी। मोहल्ले के बहुत से लड़के बच्चे उसे घेरकर बर्तन मरम्मत का रानी का तमाशा देख रहे थे। दुर्गा भी भीड़ में शामिल हो गई। वह आदमी बोला, मुन्नी क्या चाहिए। कुछ नहीं, बस देख रही हूँ, दुर्गा बोली। घर लौटकर उसने माँ से कहा,
आज गोकुल चाचा ने चाची को ऐसा मारा कि क्या कहूँ। बात को उसने पूरा किस्सा सुनाया। सर्वजया, आखिर गंवार किसानी ठहरा ना, अच्छी बड़ी लड़की है, ऐसे के पाले पड़ी कि घर में मार खाती खाती जिंदगी बिता रही है। मुझे बहुत चाहती है। घर में जब जो कुछ बनता है मेरे लिए अलग रख देती है। चाची जी का रोना सुनकर बहुत तकलीफ हुई। उधर सखी दादी उल्टे चाची जी को ही। वह 3-4 दिनों तक जामुन के नीचे बर्तन मरम्मत देखने गई। उस आदमी ने उसका घर, पिता का नाम, सब ब्यौरे पूछ लिए। बोला, तुम्हें कुछ मरम्मत नहीं कराना है मुन्नी? जाओ ना, ले आओ। दुर्गा घर आकर बोली, हमारे यहाँ के टूटे लोटे गड़ुओं का देना नहीं है। एक बहुत भला आदमी है, उस मोहल्ले के रास्ते में जामुन के नीचे बैठा है। वह अपना नाम पीतम बताता है, शायद जाति का ठठेरा है। धौकनी चलाते चलाते वह कभी कभी सीधा बैठ जाता है और चिल्लाकर कहता है, जय राधे, जय गोविंद, राधे गोविंद। सवेरे उसके पास मोहल्ले के बहुत से लोग आते थे। वह बराबर मड़ई से आग निकालकर आए हुए शरीफ लोगों को तंबाकू भी पेश करता था और ऐसा करते समय चेहरे की चिरौरी भरा भाव बना लेता और एक तरफ के कंधे को जरा झुकाकर कहता, हे महाशय जी, तंबाकू का शौक फरमाइए, राधा रानी के चरणों की कृपा है। फिर कहानी जारी रखते हुए कहता, नारियल की बात हो रही थी ना, सोना कहिए भैया जी, परसाल जेठ में कई नई पौध लगाई। आधे कट्टे जमीन पर 6 गंडे पौधे खरीद कर लगाई, पर मेंढकों के मारे जड़ मूल तक गायब हो गए। सारा पैसा बर्बाद हो गया, हाथ में कुछ नहीं लगा। मुखर्जी महाशय सवेरे से इस फिराक में बैठे हुए थे, किसी तरह मीठी बातों में लगाकर पीतल के घड़े की मुरम्मत मुफ्त करा ले। तंबाकू पीते पीते पहले की बात चलाते हुए बोले, तो यह रहा मामला। अब की बार भी सोचा था कि 20 एक पौधे घर के पीछे लगाऊंगा, पर मलेरिया ने ऐसा पकड़ा, बस रह गया। अच्छा मिस्त्री, यह तो बतलाओ तुम्हारी तरफ का क्या हाल है? वे आज सवेरे से ही उसे मिस्त्री मिस्त्री कह रहे थे। अजी कुछ ना पूछिए, सोलो कला पूर्ण है। मलेरिया क्या है, पूरा सत्यानाश है। लीजिए आपका घड़ा 6 पैसे दे दीजिए। मुखर्जी महाशय घड़ा लेकर खड़े होते हुए बोले, लो, इतने से काम के लिए पैसे? ब्राह्मण का एक उपकार किया, सो भी कार्तिक का महीना, उसके लिए फिर? पीतम जल्दी से मुखर्जी महाशय के हाथ के घड़े को पकड़ते हुए बहुत ही हंसमुख ढंग से बोला, जी नहीं बाबा, माफ़ कीजिए, मुफ्त में मरम्मत ना होगी। अभी सवेरे का पैर है, बोनी तक ना हुई। जी हाँ, मुझसे नहीं होगा। घड़ा रख जाइए, घर जाकर पैसे भेज दीजिएगा। दुर्गा की माँ ने दुर्गा से पूछा, जरा पूछना, ये लोग टूटे बर्तन लेकर नए बर्तन देते हैं? पीतम राजी था। दुर्गा घर से कई पुराने गड़ुए लोटे, कटोरियाँ, घड़े उसके पास ले गई। वह आधा दिन जामुन के नीचे ही बिताती थी और धौकनी चलाना, रांगा लगाना देखा करती थी। पीतम ने उसे कह रखा था कि मैं तुम्हारे लिए एक पीतल की अंगूठी भी बना दूंगा, और यह भी कहा था कि मरम्मत के पैसे नहीं लगेंगे। सर्वजया सुनकर बोली, आदमी तो भला है, अगले बुध को अपू के जन्मवार से में उसे कहना कि यहाँ आकर थोड़ा प्रसाद पा जाए। बुधवार को सवेरे उठकर दुर्गा जामुन के नीचे पहुंची तो देखा वहाँ वह आदमी नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ पिछले दिन संध्या समय वह दुकान उठाकर चला गया। भट्टी का गड़ा और जले हुए कोयलों की राशि के अलावा वहाँ कुछ भी ना था। दुर्गा ने इधर उधर तलाश की, इससे उससे पूछा, पर किसी को भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ गया। डर के मारे दुर्गा का कलेजा मुंह को आ गया। सुनने पर माँ क्या कहेगी। गृहस्थी के आधे बर्तन तो मिस्त्री के पास थे। उसने दुर्गा से कहा था कि झीकरहाटी के बाजार में उसके भाई की ठठेरी की दुकान है, वहाँ खबर भेजी गई है और 2-1 दिन में वह नए बर्तन लेकर आने ही वाला है। फिर तो पुराने बर्तन बदल दिए जाएंगे। पर कहाँ वह और कहाँ उसका भाई? बहुत खोजने पर भी दुर्गा को उसका पता नहीं लगा। और मज़े की बात तो यह थी कि केवल उन्हीं के बर्तन गए थे, बाकी होशियार लोगों का पीतल का एक भी टुकड़ा नहीं खोया था। दिन भर बाद संध्या समय दुर्गा ने रुआंसी होकर माँ को सारी बात बतलाई। हरिहर प्रदेश में था, इसलिए कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं था। सुनकर सर्वजया को एक बार काट मार गया। बोली, अपने राय ताऊ से जाकर जरा कह तो दे, ऐसी अनहोनी बात तो कभी सुनी ही नहीं गई। जब हरिहर घर लौटा तो झीकरहाटी के बाजार में खोज की गई, पर वहाँ पीतम नाम के किसी आदमी की बर्तनों की दुकान नहीं थी और ना ही उस हुलिये का कोई आदमी ही वहाँ था। कई महीने बीत गए। भादों का महीना था। अपू शाम के समय घूमने की तैयारी कर रहा था कि इतने में उसकी माँ ने पीछे से पुकार कर कहा, मैं चावल और चना भूंज रही हूँ, कहीं बाहर ना चले जाना, अभी तैयार हो जाएगा, समझे ना। अपू ने सुनी अनसुनी कर दी। यद्यपि उसे भूंजे चावल और चना पसंद थे और इसलिए माँ बता भी रही थी, इसका भी उसे पता था, फिर भी वह क्या करे। इतनी देर से
नीलू के घर में बड़े जोर का खेल हो रहा था और वह भी जब बाहर के दरवाजे पर कदम रख रहा है तो माँ ने फिर कहा, क्या तू जा रहा है? अरे अपू, अच्छा तमाशा रहा। मैंने कहा कि गरम गरम खाएगा, इसलिए घाट से जल्दी आकर काम में लग गई और तू? ओप्पू एक छलांग में ही नीलू के घर जा पहुंचा। वहाँ बहुत से लड़के जमा थे। ओप्पू के आने के पहले ही खेल खत्म हो चुका था। नीलू ने कहा, ओप्पू चल दक्षिण के मैदान में चिड़ियों के बच्चे देखने चलेगा। ओप्पू राजी हो गया और दोनों दक्षिण के मैदान की ओर चले। धान के खेत के उस पार ही नवाबगंज की पक्की सड़क पूरब से पश्चिम तक जैसे मैदान के बीचों बीच उसे चीरकर चली गई थी। गांव से मील भर से ऊपर थी। ओप्पू कभी इतनी दूर घूमने नहीं आया था। बस अभी तल देती हूँ। अप्पू मन ही मन शाम के समय जो ताश का घर बना रहा था उसे जैसे किसी ने एक ही फूंक में मिट्टी में मिला दिया। बस माँ का प्यार क्या यही है? शाम के घर से निकल जाने के बाद बराबर माँ उसके लिए ना जाने कितनी दुखी हो रही है। मेरा अप्पू अब तक नहीं आया, उसके लिए घाट से आकर मैंने चने चावल भुने, हाय वह बिना खाए पिए चला गया। पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। माँ को उसकी क्या पड़ी है? माँ ने मज़े में सब कुछ दीदी को खिला दिया, वह निश्चिंत होकर बैठी है। इतनी देर फिजूल में परेशान हो रहा था। दुर्गा बोली, माँ जल्दी तल दो, बहुत बदली हो रही है। जो पानी पड़ने लगा तो फिर तलना रह जाएगा, क्योंकि घर चूता है, उस दिन की तरह पानी आ जाएगा फिर। देखते देखते चारों तरफ बादल गिराने के कारण बांस के जंगल की चोटी काली पड़ गई। बादल छा जाने के कारण आकाश अंधेरा गुप्त हो रहा था। फिर भी अभी पानी नहीं पड़ रहा था। ऐसे मौके पर मन में एक तरह का आनंद और कौतूहल तो जागता है। सर्वजया कुछ गुलगुले तलकर बोली, उस कटोरी में उसे दे दे तो दुर्गा, उसने शाम से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी। इस अंतिम बात से अनर्थ हो गया। अभी तक अप्पू किसी तरह संभला हुआ था, पर माँ के अंतिम बात में दुलार का पुट पाकर उसके अभिमान का बांध टूट गया। उसने गुलगुलों समेत कटोरी को आंगन में फेंकते हुए कहा, मैं गुलगुले नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, जाओ नहीं तो। सर्वजया लड़के का यह ढंग देखकर अवाक रह गई। करीबी में आटा गीला, एक एक चीज ना जाने कैसे जुटती है, और इस लड़के ने दो दो बार बड़ी कठिनाई से सामने आई हुई थाली को लात मार दी। वह शोभ और क्रोध में लड़के की तरफ देखकर बोली, आज तुझे क्या हो गया है? आज तेरे भाग्य में चूल्हे की राख बधी है क्या? उसी को गरम गरम फाक लेना। अब अप्पू की बारी थी। उसने माँ से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। कहा वह यह चाह रहा था कि माँ उसे पुचकारे दुलराए, पर उसने तो भरी सांझ में ऐसी भयंकर बात कह दी। अच्छी बात है, मैंने भुंजे चावल नहीं खाए, उससे मेरा दिल नहीं दुखा। क्या शाम से मैं उसी का सोच नहीं कर रहा हूँ? मैं कभी भी तुम लोगों के घर नहीं आऊँगा। राख फाकूंगा? राख क्यों फाकूंगा? दीदी शायद सब अच्छी अच्छी चीज़ें खाएगी, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, कभी नहीं। बात को वह अभी अभी अतुरी बुढ़िया के घर से जिस प्रकार अंधेरा, कांटों की झाड़ियाँ, आम का बाग, इनकी सब की परवाह किए बिना दौड़ा था, अब वह क्रोध में आपे से बाहर जाकर बरामदे से उतरकर आंगन में, फिर उसके बाद जिधर मर्जी आई दौड़ पड़ा। भाई की अभिमान भरी दृष्टि, फूला हुआ चेहरा और बात करने का ढंग दुर्गा को हास्यजनक लगा। हंसते हंसते करीब करीब लोटपोट ही हो गई। माँ देखो, अप्पू एकदम पागल हो गया है, कहकर उसने भाई के कथन की नकल करते हुए कहा। अप्पू दौड़कर दीवार के किनारे की पगडंडी से पीछे की बांस की झाड़ी की ओर लपका। अभी बादल थमे हुए थे। बांस की झाड़ी के नीचे झाड़ झंकार इस सुनसान वर्षा की संध्या में बिल्कुल अंधेरा हो रहे थे। गोलू! अप्पू दौड़कर दीवार के किनारे की पगडंडी से पीछे की बांस की झाड़ी की ओर लपका। अभी बादल थमे हुए थे। बांस की झाड़ी के नीचे झाड़ झंकार इस सुनसान वर्षा की संध्या में बिल्कुल अंधेरा हो रहे थे। मामूली हालत से भी वह इस जगह से किसी दिन अकेले आने की कल्पना नहीं कर सकता था, पर इस समय चारों तरफ का सन्नाटा, अंधेरा, बांस की झाड़ी में खरखर आवाज, आम के पेड़ पर भूत रहने की शूरत आदि सभी बातों को भूल कर वह खड़े खड़े सोचने लगा कि मैं अब कभी घर नहीं जाऊंगा, इस जन्म में तो नहीं लौटूंगा। अभिमान का पहला वेग कुछ मध्यम पड़ते ही अब उसे डर लगने लगा। डरते डरते एक बार पलीताखोर आम की और कनखी से देख लिया। फिर भी उसके मन में यह बात आई कि इस समय एक भूत आकर मुझे पेड़ की चोटी पर उठा ले जाए तो अच्छा। माँ तो खोज खोज कर रो मरेगी, सोचेगी क्यों मैंने भरी सांझ में राख फाको कहा था। तभी तो मेरा मुन्ना अंधेरे में बादल के ऊपर निकल गया, फिर लौट कर नहीं आया। जो भूत उसे चट कर जाए तो माँ को कितनी तकलीफ होगी। यह सोचकर उसे थोड़ी देर तक प्रतिहिंसा का आनंद मिला। बात को वह वहाँ से चलकर दीवार के बगल में खड़ा हो गया। उसे अब डर लग रहा था। सामने वाली बांस की झाड़ी में कोई शब्द सुनाई दिया। अप्पू ने डरते डरते वहाँ आंख उठाकर देखा। उसकी माँ और दीदी
रानी के घर की तरफ से पुकार रहे थे, अरे ओपू ओपू। बांस की झाड़ी में फिर कोई आहट हुई। उसे बहुत बुरा लगा, पर मुसीबत यह थी कि अभी तक उसके आत्मसम्मान जरूर बना हुआ था कि बिना मनाए वह घर लौटने को तैयार नहीं। अब उसकी दीदी रानी के घर के पीछे से बाहर आ रही थी। वह दौड़कर सामने की दीवार के कोने से लगकर खड़ा हो गया। एकाएक आते आते दीवार के पास नजर पड़ते ही दुर्गा चिल्लाकर बोल उठी, लो माँ, यह खड़ा हुआ दीवार के पास। बात को उसने दौड़कर भाई का हाथ पकड़ लिया। अरे, यहाँ चुपचाप खड़ा था और मैं पूरे गांव भर का चक्कर लगाकर हैरान हो रही थी। यह रहा। और फिर दोनों मिलकर उसे पकड़कर घर के भीतर ले गई।